So, listen, we are discussing here the main industries of textile locations, right? टेक्सटाइल की जो मेन इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल की, इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे, वो लास्ट वाला पैराग्राफ बाकी था हमारा, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। द मेन सेंटर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, अभी पूरी दुनिया की बात की गई है बुक में, तो वर्ल्ड में ऐसे मेजर सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो यूएसए, तो यूएसए का जो कॉटन है और अप्राइजल है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इंडिया के किसी भी मॉल में चले जाओ आप, तो इंडिया के किसी भी मॉल में जो जीन्स की क्वालिटी मिलती है या दूसरे अप्राइजल की क्वालिटी मिलती है, तो यूएसए की होती है, इम्पोर्टेड बोलते हो आप लोग। सारे लोग आजकल इम्पोर्टेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, राइट? तो ये काफी ज्यादा फेमस है यूएसए से। यूएसए में जो कॉटन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना, उस कॉटन की क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। अभी क्वालिटी अच्छी होना इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं एक्चुअली, जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, तो उसकी फाइबर लेंथ बहुत अच्छी होती है, लेंथ और विड्थ में। हमारा इंडियन कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं ना बेटा, उसकी इतनी अच्छी लेंथ नहीं होती है, उतनी अच्छी खास क्वालिटी नहीं होती है। तो उसके कारण ही हमारे जो अप्राइजल्स है, हमारे जो कपड़े है, वो मार्केट में यूएसए के जो कपड़े होते हैं, मतलब यूएसए में जो कॉटन प्रोड्यूस होता है, उसके कंपटीशन में टिक नहीं पाता है। ये भी कारण आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा चाइना है, जापान है, और बाद में हमारा नंबर लगता है इंडिया का, राइट? जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है। तो ये सभी जो है एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी आगे है। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर भी प्रोड्यूस किया जाता है, सभी कंट्रीज में किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी टाइप्स है, सभी टाइप्स की इंडस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और टेक्सटाइल का मतलब ही वीविंग करना होता है एक्चुअली। टेक्सटाइल का अगर लैटिन मीनिंग निकाला जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, वीव करना, राइट? बुनना किसी चीज को, इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। आई होप कि इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आए। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है इसके बाद में, ये तो आज खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्रीज कंपैरेटिव केस स्टडी। तो इसमें फिर से कैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम कंपैरिजन करेंगे, हमारे इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है, कैसे सिचुएशन में है, और बाकी जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए वगैरह, वहाँ की जो आयरन इंडस्ट्री है, तो उसके साथ में हम कंपैरिजन करके देखेंगे। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपैरिजन हम यूएसए के टेक्सटाइल या जापान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके साथ में कंपैरिजन करके देखेंगे। इसके साथ साथ हमारी इंडिया की जो आईटी कंपनीज है, राइट, तो उन आईटी कंपनीज को हम यूएसए में जो आईटी कंपनीज है उनके साथ में भी क्या करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। तो एक्चुअली कंपैरेटिव केस स्टडीज हमें नेक्स्ट चैप्टर में करना है, तो इसीलिए मैं इसी चैप्टर में उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अलग से उसको पढ़ना ही है। सिर्फ मुझे इतना याद दिलाना था आपको कि यहाँ पे जो टर्म यूज की है टेक्सटाइल, तो एक्चुअली लैटिन जो वर्ड है, तो लैटिन जो वर्ड है इसके लिए टेक्सटर है। कौन सा है? टेक्सटर। तो टेक्सटर का मतलब एक्चुअली व्यू होता है। तो ये आने वाले चैप्टर में तो हम कवर करने वाले हैं, फिर भी ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आपकी न्यू बुक पढ़ी है तो उसमें ये सब दे के रखा है, राइट? सो आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर है, तो वो सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा मैं। देन इंडिया की जहां तक हम बात करते हैं, तो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जयपुर है, जोधपुर है। जयपुर और जोधपुर दोनों किस स्टेट में आते हैं, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? यस, एनीबडी? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में आते हैं। राजस्थान। तो क्या जोधपुर राजस्थान का कैपिटल है क्या? नो। नो। किसका है? तो फिर राजस्थान का कैपिटल क्या है बेटा? जयपुर। वेरी गुड। किसने बोला? ध्रुव। वेरी गुड ध्रुव, ऑलवेज स्मार्ट, राइट? तो जयपुर है नहीं, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जोधपुर भी वहीं पे है, लेकिन जोधपुर कैपिटल नहीं है। लुधियाना, पंजाब। लुधियाना, लुधियाना कहाँ से बिलोंग करता है? ये पंजाब, पंजाब में आता है। तो पंजाब की कैपिटल क्या है बेटा? ध्रुव? छत्तीसगढ़। ओह, चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़, सॉरी सर। ओके ओके, छत्तीसगढ़ तो स्टेट है ना बेटा?
सर छत्तीस चंडीगढ़ की जगह गलती है, छत्तीसगढ़ हाँ, निकल गया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? पूर्वा, पूर्वा छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है बेटा? देखो मैंने रायपुर। क्या है बेटा? यस, यस पूर्वा। रायपुर। रायपुर सही बताया क्या? रायपुर किसने बताया अभी? नीरा। निहिरा ने बताया। वेरी गुड, वेरी गुड निहिरा, करेक्ट। देखो मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बीच में अगर कोई भी टर्म आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए या पता करने की कोशिश करनी चाहिए। यस और नो? हाँ बोलो या ना बोलो? अरे पता करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ तो ये बिल्कुल रेडी रहा करो आप लोग क्लास में। पहले से ही अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको मतलब अंदाजा लगा सकते हो आपकी सर क्या बोलेंगे, क्या पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके बैठा करो आप क्लास में, राइट? ताकि हमारा क्लास और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव हो। इसमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको क्लास में से, राइट? सो दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल क्या है बेटा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। और बाकी लोग वीडियो ऑन करके बैठो, ऐसे वीडियो बंद करके मत रखो। डर लगता है क्या पूछने का कुछ? हाँ, दिल्ली की कैपिटल क्या है बोलो भावेश। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली। चलो, दिल्ली की कैपिटल ही दिल्ली ही है ना? दिल्ली स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है बेटा? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है, वो सेंटर के अंडर में आती है वो, राइट? इसके अलावा यहाँ पे कानपुर की बात की है, तो कानपुर सिटी कहाँ पे है बोलो? कानपुर सिटी किस स्टेट में है? उत्तराखंड। अरे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है ना, तो उत्तर प्रदेश में है। और यूपी की कैपिटल क्या है बोलो? बाकी लोगों को भी लखनऊ। बोलना है। यस, लखनऊ, ऑफ कोर्स। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं है ना बेटा, छत्तीसगढ़ खुद एक स्टेट है। हाँ, बार बार छत्तीसगढ़ पे जंप मत करो आप। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है अभी बोलो? अभी तो बोला था किसी ने छत्तीसगढ़ की रायपुर। रायपुर। और झारखंड की, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। रांची। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आते हैं पता है ना आपको? महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही बिलोंग करते हैं ना, झारखंड के ही है वो, ठीक है? सो देखो, कोयम्बतूर है यहाँ पे। इसके अलावा बेंगलोर है, तो ईरोड है, सालेम है, तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में। तो ये सभी जो सेंटर्स है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा क्या है, फेमस है, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और इंडिया का जो मैप है, उस मैप में इन प्लेसेस को लोकेट करके आप मुझे सेंड करोगे। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, राइट? आई रिपीट अगेन, अभी जितने भी इंडिया के टेक्सटाइल सेंटर के बारे में हमने पढ़ा है, उन सभी सेंटर्स को आप इंडिया के मैप में लोकेट करोगे और मुझे सेंड करोगे, ठीक है? सो अभी हम केमिकल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो आप आपका जो न्यू बुक है, उस न्यू बुक पे क्या करोगे, ध्यान दोगे। वहां से मैं टेक्स्ट को रीड भी करूंगा और आपको समझाऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है? सो केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस, दैट इज केमिकल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या आता है? द कंपनीज दैट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल। तो केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, इंडस्ट्रियल केमिकल को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे, ठीक है? एंड अदर इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस इंडस्ट्री। इसके अलावा बाकी दूसरी भी इंडस्ट्री है, जैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसके लिए जो जरूरत के केमिकल्स होते हैं, उनको भी केमिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन लिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि खेतों में हम यूरिया प्रोवाइड करते हैं, कभी फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं, या बहुत सारी अलग अलग स्प्रे वगैरह करते हैं हम, तो ये किसी ना किसी केमिकल से ही बने होते हैं, राइट?
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, अलग अलग इंडस्ट्री, तो वहां पे भी अलग अलग केमिकल की जरूरत होती है अलग अलग चीजों को प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे सीमेंट वगैरह बनाने के लिए भी केमिकल की क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। इसके अलावा जो पेंट वगैरह होते हैं, पेंट इंडस्ट्री में भी केमिकल को यूज किया जाता है। ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे केमिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इवन आपके जो स्कूल की लैब वगैरह होती है ना, उसमें भी तो केमिकल की जरूरत होती है, आपको पता ही होगा। हम कभी टाइट्रेशन करते हैं, तो कभी पाउडर एनालिसिस करते हैं, तो कुछ करते हैं। तो वहां पे केमिकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो पढ़ने के और एक्सपेरिमेंट के काम आते हैं, राइट। सो polymer and plastic comprises about 80% of the industry's output worldwide। तो इसमें देखो पॉलीमर और जो प्लास्टिक की बात की गई है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा केमिकल का क्या होता है, यूज होता है। और आपको पता ही है कि ये जो पॉलीथीन होता है कभी डिकम्पोज भी नहीं होता है, इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बोलते किसी एक पॉलीथीन को डिकम्पोज करने के लिए। तो इसमें सारा केमिकल ही भरा होता है, केमिकल से ही इसको बनाया जाता है। सो केमिकल इंडस्ट्री आर कॉन्सेंट्रेटेड इन। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो इंडिया में कौन कौन सी एरिया में आपको इसका सेटअप देखने को मिलता है, तो या बाकी दूसरे पार्ट की अगर बात करें हम वर्ल्ड के, तो कहाँ कहाँ पे है, तो वेस्टर्न यूरोप। तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे जो कंट्रीज आती है, वहाँ पे आपको ये केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी है, जापान में, और उसके बाद में इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये जो इंडस्ट्री है ये खास करके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर, इन सिटीज में खास करके देखी जाती है, राइट। तो इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो ये आज के दिनों में इंडिया में बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, तो उसकी एक जो डिमांड है, वो केमिकल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता है जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लैब होती है, या हमारे जो रिसर्च लैब होते हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है हमारे यहाँ पे, तो केमिकल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो उसके कारण इंडिया में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ्यूचर है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है इस फील्ड में। तो ये भी साथ साथ पैरेलल में आपको याद रखना होगा यहाँ पे। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें इसके इनकम की, कि इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री से कितना इनकम होता है, तो देखो जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी तो आपको पता ही है, जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली, ये टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब एक साल के अंदर में हमारे देश के अंदर में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है ना, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं एक्चुअली। तो इस जीडीपी में 3% एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री का क्या है, कंट्रीब्यूशन है। अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहते हो आप, तो मान के चलो कि अगर सारी इंडस्ट्री का जो इनकम है, वो मान लो कि 100 रुपए है हमारे इंडिया में, कितना, 100 रुपए। तो उसमें से 3 रुपए का जो 3 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री का है, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट। सो इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। तो हमारे इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है, वो पूरे एशिया में थर्ड नंबर पे आती है। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो वर्ल्ड में इसका जो पोजीशन है, इसकी जो रैंक है, वो 12 नंबर की रैंक है। सो आई रिपीट अगेन हियर, एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो एशिया में हमारी केमिकल इंडस्ट्री थर्ड नंबर पे आती है। और पूरे वर्ल्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आती है, 12th नंबर पे आती है। ओके, याद रहेगा आप लोगों को, आप इसको नोट भी कर सकते हो। यस, कोई मुझे बता दे कंफर्म, आपने नोट किया। हमारे इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री एशिया में कितने नंबर पे आती है बेटा, थर्ड। थर्ड। और थर्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे रैंक है हमारा,
सर जब आप वर्ल्ड की बात बता रहे थे तब कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वर्ल्ड में ये 12th नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 12th। ओके, तो 12th। हाँ, तो ये ऐसे आप कंफर्म करते जाओ, क्योंकि कैसे इंटरनेट, हमारी क्लास ऑनलाइन हो रही है, तो हो सकता है बीच बीच में मेरी तरफ से कभी आवाज कट जाए, इसीलिए आप थोड़ा सा रिस्पांस देते रहो जब मैं कुछ चीजें पूछूं आपको। तो इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आई हो। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें इंडिया में देखो जिस तरह के केमिकल इंडस्ट्रीज है, तो इसमें छोटे छोटे भी प्लांट्स है केमिकल को बनाने वाले, और बड़े बड़े भी प्लांट्स है। तो छोटे यूनिट्स में कैसे स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन लिया जाता है, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उतनी ज्यादा संख्या में एम्प्लॉय भी नहीं होते। और जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं वहां पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है। और एम्प्लॉय की जो नंबर होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सो रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। तो ये जो केमिकल जो टाइप होती है इसके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो दोनों सेक्टर में एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ हमारी इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी रैपिडली इस इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, राइट। सो इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे अगर इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में आपको पूछा जाए, तो ये सारी चीजें मैं ओल्ड सिलेबस में से कवर कर रहा हूँ, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो इसको फिर से एक बार सुन लेना आप, और ओल्ड बुक को न्यू बुक को साथ में बड़े आराम से देख के पढ़ लेना आप। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इनऑर्गेनिक केमिकल। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला किसी को पता हो तो बता दो बेटा। किसको पता है? इतना तो साइंस आप पढ़े हो ना, अभी 8 क्लास में हो, तो ये बेसिक बेसिक चल रहा है। H2SO4। H2HO4। H2SO4। H2SO4, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। H2SO4। तो क्या क्या होता है H2SO4 में? H2SO4 में सल्फर। सल्फर होता है, वेरी गुड। और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है। तो ये मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मिलके H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बनता है। तो एसिड के बारे में तो पता ही होगा आपको। आप किसी भी एसिड को अगर मतलब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो क्या टेस्ट से पहचान सकते हो उस एसिड को आप? क्या होता है टेस्ट की प्रॉपर्टी, मतलब एसिड की टेस्ट क्या होती है? सौर। क्या होती है बेटा? सौर। सोर होती है। बाकी लोग कंफर्म करेंगे इसको? कोई बताएगा कि सोर ही होती है या और कुछ होती है? एस, पूर्वा, स्नेहा, मोनिका, ओजस्विनी, कुणाल, बाकी लोगों ने तो अपना सौर। सोर होती है ना, सोर। एक आधा उदाहरण बताइए। लेमन, सिट्रिक एसिड। वेरी गुड बेटा ध्रुव, वेरी गुड। बाकी लोग कुछ नहीं करते क्या? सिर्फ ध्रुव ही कर रहे। निहिरा, दुर्गा, देवांशु, स्वाति, भूषण, भावेश, वीडियो ऑन करके बैठो बेटा, वीडियो ऑन करो। तो देखो जैसे बताया ध्रुव ने, ये जो एसिड होते हैं तो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं, और एग्जाम्पल भी बराबर बताया। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिक चीजें। हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जो चीजें बीच में आएंगी उसको, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि आपको पता है कि नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो क्लास होने के बाद में डेफिनेटली आप उसको पता कर लोगे, राइट, ताकि आने वाले क्लास में या आने वाले फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिकल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल देखा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक्चुअली ये फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फाइबर हो गया, या प्लास्टिक हो गया, या बाकी जो अधेसिव या पेंट्स वगैरह होते हैं, डाई वगैरह,
तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ओके, मैंने क्या बताया कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक फाइबर एटसेट्रा। इन सभी चीजों को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। सो इसके अलावा कुछ नाइट्रिक एसिड है या बाकी दूसरे अल्कलीज वगैरह है, राइट, या सोडा ऐश वगैरह हो गया। तो इनके अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग यूटिलिटीज होती है। अलग अलग चीजों को बनाने के लिए या प्रोसेस करने के लिए इन सभी केमिकल्स को यूज किया जाता है। जैसे ये सोडा ऐश वगैरह होता है तो ग्लास मेकिंग में वगैरह यूज किया जाता है सोडा ऐश को, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, याद रखोगे। या तो फिर सोप या डिटर्जेंट वगैरह होता है ना, तो उसको बनाने के लिए भी ये सोडा ऐश वगैरह यूज किए जाते हैं। आपको पता ही है जो टूथब्रश, टूथपेस्ट होती सर है आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज प्रॉपरली आप तक पहुंचे, राइट। तो पतली आ रही है। देखो, घर में जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट पता है सबको? हेलो, यस सर। हाँ, तो यस वो सर। यस सर। यस तो सर। टूथपेस्ट जो होती है वो एसिड से बनी होती है या फिर बेस से बनी होती है? एसिड के अपोजिट बेस होता है ना। बेस। हाँ राइट, तो बेस से बनी होती है एक्चुअली ये टूथपेस्ट हो गई। या तो फिर आपके घर में जो बाकी दूसरे जो साबुन वगैरह होते हैं ना, सोप, नहाने का साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है, राइट। तो इसमें ये जो बेस की जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज में कौन सा केमिकल होता है, किस टाइप का केमिकल होता है, एसिड होता है कि बेस होता है, राइट। तो ये हमारे घर में ऐसे नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल से बने होते हैं और इसको हम डेली यूज भी करते हैं ना। टूथपेस्ट हम ब्रश करते हैं तो यूज करते हैं, तो वो टूथपेस्ट में एसिड होता है कि बेस होता है ये पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसमें बेस ही होता है, क्योंकि आपको पता है जब हमारे माउथ में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एसिडिटी जब बढ़ जाती है ना बेटा, तो हमारे जो दांत होते हैं ना, टीथ, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको कीड़ लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं उसको। तो ये जो एसिडिटी बढ़ने के कारण होता है। तो आपकी जो पेस्ट होती है ना वो बेसिक होती है नेचर में। तो आपको पता ही है जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है या साल्ट आपको आउटपुट मिलता है उसमें। तो सारा ऐसे साइंस को यूज करके ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं। जो मार्केट में जो भी चीजें देखने को मिलती है आपको, तो ये साइंस का ही आउटपुट है ना। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो जहां तक हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जो भी इनपुट यूज किए जाते हैं या जो भी टेक्निक यूज की जाती है, तो उसके लिए साइंस की कॉन्सेप्ट आपको समझना उतना जरूरी होगा यहाँ पे, इन सभी चीजों को समझने के लिए, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो यहाँ पे। सो दीज इंडस्ट्रीज, जो ये जो इंडस्ट्रीज है सीमेंट, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारी इंडिया में बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलती है और इसकी ग्रोथ जो है वो भी फास्टली हो रही है। तो इसके कुछ कारण भी है। सो जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है, तो इसमें जनरली पेट्रोकेमिकल्स भी आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात की जिसमें एसिड्स को वगैरह डिस्कस किया हमने। जब हम ऑर्गेनिक केमिकल की बात करते हैं तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। एंड ये पेट्रोकेमिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये दोनों के एग्जांपल्स आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द व्हाट, ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स आते हैं और इनका जो यूज है वो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में किया जाता है। ओके, और इसी के कारण आप देखो हमारी इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी ज्यादा मतलब डेवलप है, राइट। बहुत सारी कंपनियों की ड्रग्स, टैबलेट, सारी चीजें मिलती है हमारे यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि केमिकल इंडस्ट्री को कितनी ज्यादा डिमांड होगी हमारी इंडिया में, राइट। सो एक
इसका बहुत बड़ा कारण है कि क्यों ये केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो रही है। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो इनके जो प्लांट्स है, तो जनरली क्या होता है कि जहां जहां पे ऑयल रिफाइनरीज होती है या पेट्रोकेमिकल्स प्लांट होते हैं वहां पे ये देखने को मिलते हैं आपको। आई रिपीट अगेन, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स मतलब जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स है उनको बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स बोलते हैं। तो ये सभी प्लांट्स उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती है या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं। ऑयल रिफाइनरीज का मतलब जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ओके, ऐसे प्लांट। और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स मतलब जहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद में जो पेट्रोल बनाया जाता है या डीजल बनाया जाता है या फिर बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली इन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड होती है और इसीलिए ये रॉ मटेरियल, ये इनपुट वहाँ पे अवेलेबल करने के लिए ये जो इंडस्ट्रीज होती है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, इन ऑयल रिफाइनरीज के पास में देखने को मिलती है या पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के पास में देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या बेटा? यस और नो में बताइए। Yes. यस सर। ओके बेटा, Yes, ओके sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. सो आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये केमिकल को बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण केमिकल इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर क्लास है, कंज्यूमर क्लास का मतलब उपभोक्ता वर्ग जो इसको यूज करता है, कस्टमर, राइट। तो बहुत ज्यादा संख्या में इसको यूज करने वाले लोग हैं अलग अलग, जैसे कारपोरेट सेक्टर में भी है, बाकी अलग अलग सेक्टर में। तो कंज्यूमर बहुत सारे हैं, उसके कारण इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। सो बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स that are used for the industrial applications, agriculture और directly for the consumer market। देखो ऐसे बहुत सारे कुछ बेसिक केमिकल्स है जिन केमिकल्स को और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बेसिक केमिकल्स की जरूरत होती है और बाद में अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्रीज वहां पे दूसरे दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं, राइट। जैसे जब आप क्या स्कूल के लैब में कुछ केमिकल्स को मिला के क्या करते हो, कोई दूसरा ही प्रोडक्ट बनाते हो ना, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हो, वैसे ही इन एक्सपेरिमेंट को अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है और जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसका बाद में लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। हम यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे ताकि आपको केमिकल इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है और इम्पोर्टेंस है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये सब सारी चीजें आपको न्यू सिलेबस में नहीं दे के रखी है, इसीलिए ये समझना मुझे लगता है कि जरूरी है यहाँ पे और आपने समझना चाहिए। सो द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया। तो देखो यहाँ पे जहां तक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात की जाती है तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूरिया का प्रोडक्शन लिया जाता है और यूरिया काफी पता है आपको कि ये बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हर कोई किसान अपने खेतों में यूरिया तो डेफिनेटली डालता ही डालता है, आपको पता ही होगा, आप आपके पेरेंट्स से पूछना यूरिया का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है और कितनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, राइट। इसके अलावा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं या अमोनियम फॉस्फेट होते हैं जिसको डीएपी भी बोलते हैं, राइट, या फिर जो जो बाकी दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इनमें देखो नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है आपको, फॉस्फेट भी देखने को मिलता है और पोटैश भी देखने को मिलता है। पोटैश एक्चुअली इसको केलियम भी बोलते हैं, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटैश एंटायरली इम्पोर्ट, इसीलिए हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है या ये जो बाकी दूसरे केमिकल्स है ये कितने ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया जो है वो एक एग्रीरियन कंट्री है, मतलब कृषि प्रधान देश है हमारा। तो यहाँ पे मोर देन 70% जो पीपल्स है वो एक्चुअल मतलब ऑन ग्राउंड लेवल क्या करते हैं, खेती के ऊपर में निर्भर है, मोर देन 70% पीपल, राइट।
मैं 90% लोग नहीं बोल रहा हूँ, बाकी दूसरे दूसरे इंडस्ट्री में बिजी है। तो इसीलिए खेती करते हैं, तो खेती में मैक्सिमम प्रोडक्शन की जरूरत है। इतने ज्यादा मतलब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपको पता ही है, 135 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर फूड सप्लाई करना है, फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपके फार्म में प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, राइट। तो प्रोडक्शन अच्छा आना चाहिए, इसीलिए किसान क्या करते हैं, फार्मर हाइब्रिड हाई इल्ड वैरायटीज को प्रीफर करते हैं, हाई इल्ड वैरायटीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और ये जो हाई इल्ड वैरायटीज होती है ना, तो इसको फर्टिलाइजर टाइम पे चाहिए होता है, पेस्टिसाइड टाइम पे चाहिए होता है, बाकी जो वाटर चाहिए वो भी टाइम पे चाहिए होता है। तो इन सारी चीजों को किसान क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम इल्ड लेने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में ये जो पोटैश है ना बेटा, तो पोटैश को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो स्टॉक्स है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलते। ये सारी की सारी चीजें आपको 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी क्लास में आप ये सारी चीजें समझ लो और इसको अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करो। तो पोटैश ऐसा कंटेंट है, इसके जो स्टॉक्स है तो आपके इंडिया में देखने को नहीं मिलते, इंडिया में नहीं है, इसीलिए इसको बाहर से क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। सो और इसका जो कमर्शियल यूज जो है वो बहुत ज्यादा है पोटैश का। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन को यूज करके जितने भी फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं पूरे दुनिया में, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 3rd नंबर की रैंक है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। There are 57 fertilizer units manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer। तो हमारे इंडिया में ऐसे 57 सेंटर्स है, 57 फैक्ट्रीज है जो क्या करती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बनाती है यहाँ पे, जिस जो यूरिया जैसे होते हैं ना उनको बनाती है। तो इसमें से 29 जो है वो यूरिया को बनाती है। देखो मैंने यहाँ पे 57 फर्टिलाइजर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स which manufacture the nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer, okay, out of 29 for यूरिया। इनमें से जो 29 है वो यूरिया को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो 9 है वो अमोनियम सल्फेट को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं एज बाय प्रोडक्ट। एंड 68 और बाकी कुछ और 68 ऐसे कुछ छोटे मोटे यूनिट्स है जो सिर्फ सुपर फॉस्फेट को वगैरह क्या करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां है, मतलब गवर्नमेंट की, एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात। तो यहाँ पे कहाँ पे कौन सी कंपनी लोकेट है, इसके बारे में भी ओल्ड सिलेबस में आपको थोड़ी सी जानकारी देखने को मिलती है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखना। और ये सब किसके कंट्रोल में आता है, तो ये जो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, सो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंडर में एक्चुअली ये क्या आता है, सारा का सारा कंट्रोल आता है, परमिशन लाइसेंस वगैरह या क्वालिटी चेकिंग वगैरह, ये सारा काम ये यहाँ पे किया जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली सारी बातें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। सो आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने स्टडी किया था, तो उसके बाद में इन इंडस्ट्री को इंडिया के बाकी दूसरे पार्ट में भी क्या किया गया, खोला गया। जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मोर देन हाफ, 50% से भी ज्यादा जो मतलब टोटल प्रोडक्शन जितना होता है, तो उसमें से 50% से ज्यादा प्रोडक्शन इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजर का, राइट। सो बाकी दूसरे कुछ है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। इन स्टेट्स में भी आज की डेट में आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर के कारखाने, जिसको हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, कंपनियां बोलते हैं, वो देखने को आपको मिलती है। इसके अलावा देखो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी केमिकल्स को यूज किया जाता है। तो ये भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है
और आपको याद रखना है। बाकी जो दूसरी चीजें दी है वो भी इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, राइट। सो देखो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे हम। यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री खत्म हो चुका है हमारा, बाकी चीजें आप आपके मन से इसमें ऐड कर सकते हो अदर रेफरेंसेस पढ़ के। द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में। इट इज डाइवर्स इंडस्ट्री विथ अ नंबर ऑफ सेगमेंट विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हेवी इंजीनियरिंग एंड लाइट इंजीनियरिंग। तो देखो इस इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के गुड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के पार्ट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के मशीन्स वगैरह अलग अलग चीजें बनाई जाती है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा हेवी होती है तो उन हेवी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनियां होती है या इंडस्ट्री होती है उनको हम हेवी इंजीनियरिंग बोलेंगे। और लाइट इंजीनियरिंग में छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। तो उससे ही हमें पता चलता है, अगर मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां जिस कंपनी में बनाई जाती है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेवी इंजीनियरिंग बोलेंगे। और मशीन्स के लिए जो जरूरी छोटी मोटी छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को बनाने वाली जो कंपनियां होती है उसको हम लाइट इंजीनियरिंग बोलेंगे। इससे ही हम समझ सकते हैं इसको। हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर इन्वॉल्व्स, अभी देखो हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में जैसे मैंने बताया कौन कौन सी चीजें आती है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, मशीन के जो टूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो टूल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री आती है। इसमें सीमेंट इंडस्ट्री आएंगी, शुगर इंडस्ट्री आएंगी, रबर इंडस्ट्री आएंगी, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री आएंगी, मटेरियल हैंडलिंग, माइनिंग, डेयरी मशीनरी। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, सारी इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी, क्योंकि इन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, और इसीलिए इसको हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी हम बोलते हैं। सो लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर इज इन्वॉल्व in the manufacturing of anti-friction roller bearing process controls instrument, welded steel pipes and tubes, medical and surgical instrument। तो देखो ये जो टॉपिक दिया है ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से करके रखिए। यहाँ पे मैंने लाइट इंजीनियरिंग को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इसके उदाहरण से आप समझ जाओगे, राइट। हेवी इंडस्ट्री को समझ लिया आपने, तो इसको समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर प्लेयर्स इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया आर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देके रखे, इन एग्जांपल्स को भी बराबर से आपको याद रखना है, जिसको शॉर्टकट में भेल बोलते हैं। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज हाल, उसके बाद में क्रॉप्टन ग्रीव्स that is Caesars, HMT and Larson and Turbo Limited that is L&T। तो USA, जापान, रशिया, जर्मनी are the leading producer in the world. In India, engineering industry have been set up in भोपाल, उसके बाद में बैंगलोर, पिंजौर और हरिद्वार। तो ये कुछ इंडिया के प्लेसेस है, सेंटर्स है, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंस है, याद रखना है। और इन सारे प्लेसेस को अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपको इंडिया के मैप में शो करके मुझे सेंड करना है। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर की भी बात की गई है, केस स्टडी। तो यहाँ पे जो मतलब भोपाल में जो एक्सीडेंट हुआ था, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके कौन कौन से बैड इम्पैक्ट हुए वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, लास्ट 2 और 3 मिनट का समय आपके पास में बचा है। सो इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर ऑकर मेनली ड्यू टू द टेक्निकल फेल्योर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एक तो टेक्निकल फेल्यूर के कारण देखने को मिलते हैं, या तो मशीनरीज को प्रॉपरली अगर हैंडल नहीं किया गया तो उसके कारण कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। सो टेक द केस ऑफ भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। तो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी एक इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। इट अकर्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ 3 दिसंबर 1984। यहाँ पे तारीख दी हुई है कि किस डेट को ये दुर्घटना हुई थी। इट स्टिल हॉन्ट्स एज टुडे इवन आफ्टर द 32 years it happened at the पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड इन भोपाल। तो ये जो एक पेस्टिसाइड कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, और ये भोपाल में है, लोकेटेड इन वेरी कंजेस्टेड एरिया,
और ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में इस कंपनी को खोला गया था, चलाया गया था। ड्यू टू टेक्निकल फेल्यूर, हाईली पॉइजनस मिथिल आइसोसाइनेट दैट इज MIC gas along with the hydrogen cyanide and other reactive products leak out of the factory when the city was asleep। तो रात को जब सब सिटी सो गई थी, मतलब रात को तो सब लोग सोते ही है ना घर में, राइट। तो अचानक से इस फैक्ट्री में क्या हुआ, ये जो मिथिल आइसोसाइनेट या हाइड्रोजन साइनेट गैस है वो लीकेज हो गई और पूरे सिटी में फैल गई। तो उसके कारण बहुत सारे जो लोग है वो घर में ही मर गए यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे गैस स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलती है। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया है यहाँ पे कि 3598 लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये और बाकी दूसरे जो लोग बच गए थे, तो बहुत सारे लोग अंधे भी हो गए थे, उनको ब्लाइंडनेस आ गया था, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर देखने को मिले उनमें। तो ये हमारी हिस्ट्री में ये एक बहुत ही मतलब डरावना सपना माना जाता है इसको। तो ये याद रखिए आप। तो इस तरह से ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसके ऊपर में जो भी एक्सरसाइज है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, लर्न कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके, सो आई होप कि ये लेसन आपके समझ में आया हो। हम नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट लेसन को शुरू करेंगे। जिन लोगों को जो भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप करोगे और उन सभी क्वेश्चंस को मुझे सेंड करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से कि आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे क्या करूँ, रिजॉल्व करूँ। ठीक है, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लो, अभी लास्ट 1 मिनट है हमारे पास में, या तो फिर बाद में भी पूछ सकते हो मुझे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप रीड करोगे केयरफुली और जो भी एक्सरसाइज देके रखे उसको लिखोगे अपने मन से, मुझे आंसर सेंड करोगे और सेंड करने के बाद में क्या लर्न भी करना है आप लोगों को। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes. ओके बेटा, Yes, ओके sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग हियर। सो थैंक्स फॉर attending my class here। You're welcome, sir.